देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कनिका अरोड़ा और आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। बुलेटिन में रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड के लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने कोटद्वार में चल रही अग्निवीर भर्ती के मानकों पर सवाल उठाए हैं। महाराज ने कहा कि भर्ती में नियमों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री और राज्य मंत्री अजय भट्ट से जांच का अनुरोध किया है। महाराज ने कहा कि भर्ती के मानकों में व्याप्त विसंगतियों के चलते उत्तराखंड के युवा सफल नहीं हो पा रहे। भर्ती में दौड़ का समय कम और जवानों की लंबाई को अधिक करने से राज्य के युवा भर्ती से बाहर हो रहे हैं। वहीं पर्वतीय क्षेत्र के युवाओं को औसतन लंबाई कम होती है। उन्हें भर्ती के दौरान लंबाई में छूट दी जाती है और सीने में छूट का प्रावधान होने के बाद भी रियायत नहीं दी जा रही है। पूर्व थल सेना अध्यक्ष स्वर्गीय जनरल विपिन रावत ने लंबाई में ये छूट दिलाई थी। अग्नि की भर्ती शॉर्ट सर्विस कमीशन की की तरह है और इसका मैं स्वागत करता हूं। मैंने केवल ये मुद्दा उठाया कि जो हमें रिलैक्सेशन मिलता था हाइट में और चेस्ट में मिलता था, और पुलिस की भर्ती में भी हमें चेस्ट और हाइट में रिलैक्सेशन मिलता था, वो रिलैक्सेशन मिलना चाहिए। मैंने रक्षा राज्य मंत्री जी से और रक्षा मंत्री जी को भी चिट्ठी लिख करके अवगत कराया। दूरभाष से भी मैंने अजय भट्ट जी जो हमारे रक्षा राज्य मंत्री उनको अवगत कराया। उन्होंने कहा इसका हम परीक्षण करा रहे हैं, जांच करा रहे हैं। अब मुझे लगता है इसमें सुधार हुआ होगा निश्चित रूप में उसके बाद, और आगे भी सुधार होगा, ऐसी मेरी कामना है। इसमें अभी चलती रहेगी, अभी भर्ती चलती रहेगी। रेगुलर भर्ती ये प्रारंभ हुआ है भर्ती का, और थोड़ा एंटिसिपेशन ज़्यादा हुआ है, काफ़ी लोग आए हैं, पर ये भर्ती चलती रहेगी। और जो अभी भर्ती नहीं हो पाए आगे उनको मौका मिलेगा, तो ये रेगुलर भर्ती चलती रहेंगी। और निश्चित रूप में इसमें जो रिलैक्सेशन हमने मांग की है तो मंत्री जी उस पर विचार कर रहे हैं। नहीं, मेरा पीआरओ नहीं है, मेरे पीआरओ तो यह है, जो मेरा पीआरओ है वो मेरे पीआरओ तो कृष्ण मोहन जी हैं, ये मेरे पीआरओ हैं। वो मेरा पीआरओ भी नहीं है, वो सचिवालय से हमने लिया था, मांगा था, नियुक्ति भी हमने नहीं की है उसकी। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पौड़ी जिले के दौरे पर हैं और श्रीनगर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ वार्ता कर पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने की बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि भ्रष्टाचार की जननी कांग्रेस रही है और साथ ही नियुक्तियों को लेकर के कांग्रेस घड़ियाली आंसू बहा रही है। हमारी पद्धति हमेशा बूथ स्तरीय होती है। उस दिन हमारा कार्यकर्ता प्रभावशाली रूप से अपने संगठनिक कार्यक्रमों को लेकर जाए, जनता की योजनाओं को नीचे तक ले जाए। उस दृष्टि से मेरा प्रवास भी है और हम सब जगह हमारे बूथ के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे अलग से मिल रहा हूँ, उनसे बातचीत हो रही है और मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चाहे नगर पालिका के चुनाव, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी नंबर 1 पर रहेगी। हम सब सीटें जीतेंगे। घोटालों की जननी कांग्रेस रही है, पूरा देश जानता है। उत्तराखंड के अंदर भी आज घड़ियाली आंसू बहाना, दूसरे पर आरोप लगाने कांग्रेस ने अपना एक सिस्टम बना दिया। सच्चाई ये है कि उत्तराखंड के अंदर पुष्कर सिंह धामी जी ने सारे भ्रष्टाचार खोलने प्रारंभ कर दिए। इससे कांग्रेस घबराई हुई है, इसलिए इस प्रकार नाटक कर रही है। उत्तराखंड में दिल्ली में जाकर बोल रही है, तो उत्तराखंड में नकार जब दिल्ली में जाकर बोल रहे हैं तो आशा क्या है कि आखिरकार चीजों को सामने आने दीजिए। इतना भय क्यों हो रहा है कांग्रेस को? बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पौड़ी जिले पर हैं और जहां पर श्रीनगर पहुंचे प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने श्रीनगर में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर मंडल और बूथ अध्यक्षों के साथ वार्ता कर पार्टी की नीति को जनता तक पहुंचाने की भी बात कही। वहीं कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत समेत रुद्रप्रयाग विधायक भरत चौधरी भी बैठक में मौजूद रहे। में बनी थी, पिछले नवंबर में बनी थी। नवीनीकरण में इसमें एसटीपीसी का काम किया गया था। तो कुछ स्थानों पर पानी की निकासी प्रॉपर न होने का लोगों द्वारा नाली बंद कर दी जाए, जिस कारण दिक्कत हो रही। बीच में भी इसको ठीक कराया था, पुनः इसको
जेसीबी वगैरह भेज कर इसको ठीक करा के जो है गड्ढों में मटेरियल भर दिया जाएगा। और 2 साल का डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड में अभी ठेकेदार के है, तो उसके बाद बरसात के बाद जो है ठेकेदार से इसको ठीक करवाएंगे। लागत तो इसमें जो आएगी वो तो ठेकेदार को खुद वहन करनी है। हमने जो किया है 7 किलोमीटर किया है ऑलरेडी पहले, लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी। लोक निर्माण विभाग खटीमा द्वारा लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से बनी खटीमा मार्ग कुछ महीने में उखड़ने लग गई है। सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ने लगे हैं। गौरतलब है कि जनकट द्यूरी मार्ग में सड़क पर बड़े बड़े गड्ढे होने से आने वाले लोगों में दुर्घटनाओं की संभावना भी बढ़ती जा रही है। उसको देखते हुए स्पौरा ग्राम वासियों ने सड़क पर प्रदर्शन कर लोक निर्माण विभाग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। उनका कहना है कि इस संबंध में हमारे द्वारा लोक निर्माण विभाग और एसडीएम को भी शिकायत की थी, लेकिन इसमें कोई सुनवाई नहीं हुई। क्षतिग्रस्त सड़क से विद्यालय आने जाने वाले छात्रों में भी दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में अधिशासी अभियंता एमसी प्लाडिया ने भी कहा कि नवंबर में नवीनीकरण का काम किया था और कुछ जगह पर पानी भरने के कारण सड़कें टूट गई हैं। अभी गड्ढे भर दिए जाएंगे और बरसात के बाद ठीक करवाया जाएगा। नवीनीकरण में बनी थी, पिछले नवंबर में बनी थी। नवीनीकरण में इसमें एसटीवीसी का काम किया गया था, तो कुछ स्थानों पर पानी की निकासी प्रॉपर न होने का लोगों द्वारा नाली बंद कर दी जाए, जिस कारण दिक्कत हो रही। बीच में भी इसको ठीक कराया था, पुनः इसको जेसीबी वगैरह भेज कर इसको ठीक करा के जो है गड्ढों में मटेरियल भर दिया जाएगा। और 2 साल का डिफेक्टिव लाइबिलिटी पीरियड में अभी ठेकेदार के है, तो उसके बाद बरसात के बाद जो है ठेकेदार से इसको ठीक करवाएंगे। लागत तो इसमें जो आएगी वो तो ठेकेदार को खुद वहन करनी है। हमने जो किया है 7 किलोमीटर किया है ऑलरेडी पहले, लगभग 1 करोड़ के आसपास इसकी लागत है। पौड़ी में मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी छात्रवृत्ति योजना के तहत इंडोर स्टेडियम में छात्रवृत्ति चेक वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया और जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडी की ओर से छात्रवृत्ति चेक वितरण कार्यक्रम के तहत 150 छात्र और 150 छात्राओं को चेक वितरित किए गए। वहीं डीएम ने कहा कि इस योजना की मदद से जिला स्तर पर प्रतिभावान खिलाड़ियों का चयन हुआ है, जिन्हें चेक वितरित किए गए हैं और आने वाले समय में वे अपनी प्रतिभा को निखार सके। इसी उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। वहीं अभिभावक सुदर्शन रावत ने कहा कि उनके बालक ने जिले में पहला स्थान हासिल किया है। वह बचपन से ही फुटबॉल का प्रशिक्षण ले रहा है और वह स्वयं खिलाड़ी पृष्ठभूमि के रहे हैं और वह चाहते हैं कि उनका बच्चा उत्तराखंड का नाम रोशन करे। जी के निर्देश के अनुक्रम में जनपद में 150 बालक और 150 बालिकाएं 8 वर्ष से 14 वर्ष की आयु के उन सभी बालक बालिकाओं का चयन समस्त विकास खंडों से करते हुए आज जनपद में कार्यक्रम किया जा रहा है। आज के इस कार्यक्रम में 300 खिलाड़ियों को जो इस आयु वर्ग के शामिल हैं उनको 1500 रुपया प्रति माह के रूप में माननीय मुख्यमंत्री उदयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना के अंतर्गत धनराशि प्रदान की जा रही है। आज के इस कार्यक्रम में माननीय विधायक जी का भी सहभाग है, उनके हाथों से ये चेक वितरण का कार्यक्रम किया जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ जनपद में खेल प्रतिभा को बढ़ाने के लिए ये योजना महत्वपूर्ण योजना के रूप में नज़र आएगी और भविष्य में जो खिलाड़ी निखर के उभर के आगे आएंगे उनके खेल प्रतिभा को निखारने के लिए इस योजना का भी महत्वपूर्ण योगदान होगा, ऐसा मैं। अगली खबर राजधानी देहरादून के हरावाला क्षेत्र की है, जहां एक युवती की मौत 3 दिन पहले हो गई। वहीं युवती के मृत शरीर को परिजनों ने पिछले 3 दिनों से डीप फ्रीज में रखा हुआ था। परिजनों का आरोप है कि युवती के साथ दिसंबर महीने में पड़ोस के कुछ युवकों ने किसी मामले को लेकर के मारपीट की थी और मारपीट के बाद युवती की हालत इतनी गंभीर हो गई कि उसे हॉस्पिटलाइज करना पड़ा। दरअसल घटना के बाद से ही युवती बीमार चल रही थी और 26 अगस्त को मनाली की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि जब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो जाती वह मनाली का दाह संस्कार नहीं करेंगे। गौरतलब है कि पिछले 3 दिनों से मनाली को डीप फ्रीज में रखा गया था और पुलिस के मुताबिक युवती की मौत बीमारी से हुई है। आपको बता दें कि मनाली की मौत के बाद भीम आर्मी ने भी मामले को गंभीर बताया और उन्होंने कहा कि दलित परिवार की मनाली की मौत होने के बाद जब तक दोषियों को सजा नहीं हो जाती है और मनाली का न्याय नहीं मिल जाता तब तक वह डटे रहेंगे।
मौत ऐसी हुई, ये जो मनुवादी लोग हैं, जो ये घर दिख रहे हैं आपको, एक रावत परिवार का और एक भट्ट परिवार का, इन लोगों ने मेरे परिवार के साथ मारपीट की और मेरे रिश्तेदारों को मारा। धारदार हथियार इनके पास थे, जो मेरे घर में भी मारा। जब मुझे मारने लगे तो मेरी बेटी मुझ पे आगे पड़ी, तो इन लोगों ने उस बेटी को बाल पकड़ के पूरी लात घुस्से पेट में मारा, बहुत मारा, बहुत गंभीर चोटें आई, जिस कारण वो उस चोट के कारण उस लड़की की डेथ हो गई। अभी तक मैं दर भटक रहा हूँ। तीसरी एफआईआर हो गई, मेरा घर भी टूट गया, गाड़ी टूट गई, जेवरात, पैसे सब चले गए। अभी तक मुझे अन्याय नहीं मिला। आज मेरी बेटी को डेथ हुए 3 दिन हो चुके। कमल सिंह रावत और वीरेंद्र रावत, अंकित रावत, प्रमोद भट्ट, अमन भट्ट, इन लोगों ने मारपीट की। हाँ जी, ये लोग आर्मी रिटायर हैं। कहते हैं कि जो आर्मी वाले होते हैं वो देश की रक्षा करते हैं, देश की बेटियों की रक्षा करते हैं। ये कैसे आर्मी वाले हैं? अगर इनसे पूछा जाए तो ये कैसे आर्मी वाले हैं? क्या ये ऐसा करते हैं? ने उसमें कुछ ऐसे लोगों के नाम लिखा दिए जो कि हम मौके पे मौजूद नहीं थे, देश में ही मौजूद नहीं थे। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना तो कोई गवाह मिला जिन्होंने इस वारदात को होते हुए देखा हो, और तो इसी कारण सबूत ना होने की बिना पर यह एफआईआर इसमें प्रेषित कर दी गई थी। अभी इनकी बेटी का स्वास्थ्य खराब चल रहा था, जिसका इलाज चल रहा था जॉली ग्रांट में, उसकी मौत हो गई। और जो मेडिकल आया उसमें भी डॉक्टर साहब ने इसको क्रॉनिकल डिजीज़ से सफ़र होना बताया और इनको ट्यूबरक्लोसिस से डेथ होना बताया है। लेकिन इनका ये कहना है कि ये जो चोट लगने से पिछले साल उसकी डेथ हुई है, जबकि ऐसा बिल्कुल सत्य नहीं है। यह बीमार थी वो, उसका प्रॉपर इलाज आई डोंट नो किया नहीं किया, लेकिन उसका इलाज चल रहा था। उसी बात को लेकर ये अपनी बात रख रहे हैं कि हम जब तक इन्होंने फिर एफआईआर की है और उन्हीं लोगों के नाम फिर लिखा दिए हैं, जिसमें ये चाहते हैं कि पहले अरेस्टिंग हो, उसके बाद क्रिमिनेशन हो। तो ऐसा संभव है नहीं, क्योंकि पहले तहकीकात होगी, उसमें सबूत इकट्ठे होंगे, ये सबूत देंगे, मेडिकल रिपोर्ट आएगी, तभी जाकर कोई अग्रिम कार्रवाई हो पाएगी। उसके अलावा ये अभी तक ना तो बयान देने आए हैं, ना ही इन्होंने कोई अपने पक्ष में बात रखी। ऊर्जा निगम में तैनात आउटसोर्स कर्मचारी कई दिनों से लापता हो गए हैं। वहीं परिजनों ने अनहोनी की आशंका जताई है और पुलिस पूछताछ में फिलहाल जुट गई है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ कोई भी जानकारी नहीं लगी है। दरअसल विद्युत वितरण में आउटसोर्स एजेंसी से तैनात एक कर्मचारी बीते 9 दिनों से लापता है। परिजनों को मनेरी विद्युत विभाग कॉलोनी निवासी एक व्यक्ति पर शक भी है। परिजनों ने अनहोनी की आशंका भी जताई है। वहीं सीओ उत्तरकाशी का कहना है कि जिन लोगों की कॉल डिटेल निकाली है उनसे फिलहाल पूछताछ की जा रही है। बाईस तारीख की शाम से जो है ये व्यक्ति, जिनका नाम चिरंजीव खंसवाल जी हैं, तो ये लापता है मनेरी क्षेत्र से। और जो है लगातार जो हमारी टीम है इस पर कार्य कर रही है। इसमें एसओजी की मदद भी ली जा रही है, एसडीआरएफ की मदद से भी जो है सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और साथ ही जो विवेचक है और उसके साथ ही अन्य उप निरीक्षक है, सभी इसी कार्य में जो है सर्च ऑपरेशन में लगे। देखिए 22 तारीख तक उनकी शाम तक लोगों ने देखा, 22 अगस्त तक, तो उसी के बाद से गुमशुद की जो है दर्ज कर ली गई और जो है उसके क्रम में कार्रवाई जारी है। जी के बहुत नज़दीकी रिश्तेदार हैं जिन्हें प्रसाद कंसवाल जी वो विद्युत विभाग में कार्यरत थे और दिनांक 22 तारीख रात से जो है उनका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा, उनका कहीं आता पता नहीं चल रहा है। और एक सुनने में आया कि उनके साथ एक छोटा सा विवाद भी वहाँ कॉलोनी में जो है कनेक्शन को करते वक्त हुआ था और उसके संबंध में उन लोगों के द्वारा एफआईआर भी वहाँ पर लिखाई गई है। हम लोग लगातार पुलिस विभाग से संपर्क में हैं, लेकिन 23 तारीख को रिपोर्ट लिखवाने के बाद 24 तारीख को रिपोर्ट लिखवाने के बाद अभी तक जो है किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। हमने मान्य अपने एसपी महोदय को, सीओ साहब को और वहाँ जो एसओ हैं उनको भी बार बार हम जा कर के कह रहे हैं। और जो हमारा अपना जो ढूंढने का है लोकल स्तर पर ग्रामीणों के साथ हम लोग लगातार उन्होंने, लेकिन जिस प्रकार से इसमें विलम्ब किया जा रहा है उसको समझ में नहीं आ रही बात। हमारा जो है पुलिस प्रशासन से निवेदन होगा कि इसमें शीघ्रता दिखाएं और अगर किसी प्रकार की कोई अनहोनी हुई या कोई प्रकार तो जो दोषियों ने जिन लोगों ने इसमें जो है ये चंद्रलाल जी को बार बार फोन करके परेशान करने का जो है कार्य किया, उन लोगों पर जो है तत्काल कार्रवाई हो। और हमारे अगली खबर रुद्रपुर से है, जहां छापा मारने गई प्रशासन की टीम जहरीली गैस की चपेट में आ गई। घटना के बाद मौके पर उस समय हड़कंप मच गया जब छापेमार कार्रवाई करने पहुंचे एसडीएम, सीओ सहित तमाम अधिकारी बेहोश हो गए। गौरतलब है कि
ट्रांजिट कैंप के कबाड़ की एक दुकान से जहरीली गैस का रिसाव होने के बाद स्थानीय लोगों की तबीयत बिगड़ने लगी थी और मामले की सूचना पर आनन फानन में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू करते वक्त किच्चा एसडीएम कौस्तुभ मिश्रा, सीओ आशीष भारद्वाज, सुरक्षा में तैनात पुलिसकर्मी सहित एसडीआरएफ के जवान भी जहरीली गैस के संपर्क में आने से प्रभावित होने लगे। जहरीली गैस के रिसाव में करीब 32 लोगों के प्रभावित होने की जानकारी मिली है। रेजिडेंशियल एरिया जहाँ पे कोई व्यक्ति व्यवसाय कर रहा था और इस तरह का सिलेंडर ले आया तो नॉर्मली आबादी में नहीं लाया जाता है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो रेजिडेंशियल एरियाज है उसमें इस तरह की गतिविधियाँ प्रतिबंधित की जाएंगी और आज से इस तरह का अभियान चलेगा। और उसके साथ साथ क्योंकि ये छोटा एक इंसिडेंट है तो इससे भी हम लर्निंग लेंगे, क्योंकि रीजन हमारे यहाँ से रेस्क्यू टीम्स गई थी, वो भी इसके कॉन्टेक्ट में आई हैं। और पर ये अच्छी बात है कि वो बिना अपनी परवाह किए बिना वो तत्काल मौके पर गई और उन्होंने जो बड़ी आबादी में जो पैनिक फैलता है या उनको दिक्कत होती है उसको रोका। सर जो एरिया है अभी जो ब्लीचिंग इफेक्ट करता है वो अभी जब तक गैस है हल्की बहुत वहाँ पे रहेगा, परंतु उसके साथ साथ वो सिलेंडर इवैक्यूएट करके बाहर ले गए और हम कोशिश करेंगे कि उसको जल्दी हम वो प्रथम दृष्टया क्लोरीन गैस का सिलेंडर था, तो स्क्रैप यार्ड में कैसे आई वो सब तो जांच का विषय है, बट क्लोरीन की वजह से जो है तो आसपास के इलाकों में थोड़ा सा फैलने लग गया, तो लोगों को कंजेशन, आंखों में जलन वो सब शुरू हो गई। तत्काल हमारा डीडीएमओ प्लान होता है ना, डीडीएमए प्लान एक्टिवेट हो गया। पहले थाने की पुलिस रिस्पॉन्ड करी, फिर एसडीआरएफ रिस्पॉन्ड करी, आसपास की थाना रिस्पॉन्ड करी। बहुत अच्छी बात है कि लोकल एसडीएम्स भी है, सीओस है, सीएफओ सब रिस्पॉन्स कर लिया एंड देन उस सिलेंडर को ले जा रहे थे वहाँ पे। पहले तो एरिया एवैक्यूएट कर लिया, इसलिए कोई भी बहुत ज़्यादा पब्लिक को कोई डैमेज नहीं है या फिर ऐसे भी कुछ भी नहीं है, तो एक्सपोजर कम है। तो जब ले जाते वक्त जो है हमारा प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जो लोग हैं, सीएफओ साहब हो गए, हमारा सीओ साहब हो गए, उन सबको ई रिक्शा में डाल के वापस जंगल की तरफ ले जा रहे थे। उस समय उनको थोड़ा सा एक्सपोजर हो गया, तो असल में सभी लोग स्टेबल हैं, तो एंड दे विल बी डिस्चार्ज इन अ वेरी शॉर्ट। श्रीनगर में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि शराब के नशे में एक दोस्त ने दूसरे दोस्त को नेथाना पुल से अलकनंदा नदी में धक्का मार दिया। इस मामले में श्रीनगर पुलिस ने 2 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है और आपको बता दें कि 22 अगस्त से श्रीनगर की एक दुकान पर काम करने वाला युवक राहुल यादव गायब चल रहा था, जिसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट परिजनों ने श्रीनगर थाने में दर्ज कराई थी और जांच के बाद पुलिस ने युवक के दोस्त को हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर लिया है। वहीं एक अन्य दोस्त को जानकारी छुपाने के आरोप में भी हिरासत में लिया गया। वहीं आपको बता दें कि एसएचओ श्रीनगर हरिओम राज चौहान ने बताया कि राहुल यादव समेत 3 अन्य दोस्तों ने रात को शराब पी, जिसके बाद 2 युवक अपने अपने घर चले गए, लेकिन राहुल यादव और इसके साथ ही अनुसुईया प्रसाद श्रीनगर अलकनंदा नदी स्थित पुल पर बैठे रहे थे, जहां बातचीत करते हुए अनुसुईया प्रसाद ने राहुल यादव को पुल से धक्का दे दिया। शव की खोजबीन फिलहाल जारी है। एक 4 लोग थे जो आपस में दोस्त थे, तो ये 22 तारीख को रात को शराब पीकर बैठे हुए थे। इनमें से 2 लोग तो अपने घर को चले गए थे और 2 लोग साथ में ही बैठे हुए थे और इसको जो अनुसुईया प्रसाद है तो इसको लेकर जो यादव लड़का है, राहुल यादव है, उसको लेकर गया और पुल पर लेकर गया था और इसने उससे बातचीत करते करते में उसको पुल से नीचे फेंकने की बात आई है, जो इन्होंने अपने बयानों में कबूला है और इस पर विवेचना की जा रही है और दोनों इस अभियोग में 302 के अभियोग में हिरासत में लिया है और जिन्हें माननीय न्यायालय। बागेश्वर के ग्रामीण क्षेत्रों में फर्जी एसबीआई कस्टमर केयर अधिकारी बनकर ग्रामीणों से गलत तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करा करके उपभोक्ताओं के लाखों रुपए हड़पने वाले सरफराज अंसारी नामक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामले का खुलासा करते हुए एसपी अमित श्रीवास्तव का कहना है कि साल भर पहले ग्रामीण द्वारा शिकायत दर्ज कराई गई थी कि अज्ञात द्वारा एसबीआई यूनो ऐप डाउनलोड कराने के नाम पर ग्रामीणों के मोबाइल में एनीडेक्स मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कराकर खाते से 5 लाख रुपए हड़प लिए गए थे। पुलिस द्वारा 1 साल तक मामले की विवेचना के दौरान साइबर सेल से तकनीकी जानकारी जुटा करके सरफराज अंसारी को गिरफ्तार किया गया। पिछले साल जून में एक कंप्लेंट आई थी कि उनके साथ 5,03,900 कुछ रुपए का जो है फ्रॉड हो गया है। उनसे जब हमने इस बारे में कंप्लेंट को हमने अपने साइबर सेल को दिया और उन्होंने पूरा उसका ट्रांजैक्शंस इत्यादि डिटेल्स चेक करी,
फिर इसमें हमारे CO ऑप्स ने पूरे मामले के जो है संज्ञान में लेकर के विस्तृत बातचीत करी, तो हमें पता लगा कि इसमें झारखंड का जमताड़ा का गैंग जो है वो सक्रिय था इस पूरे प्रकरण में। और फिर उसको हम ट्रेस करते रहे लगातार, काफ़ी समय से इसमें हम लगे हुए हैं और 2 हफ्ते से अधिक समय से हमारी टीमें जो है बाहर इस विषय पे गई हुई थी कि अभियुक्त की हमने जीरोइंग जब करी उसके बाद तो हम जमताड़ा भी गए, वहाँ पर काफ़ी समय उसको ढूंढा, फिर वहाँ से वो उसके भागने की सूचना मिली, तो फिर उसके बाद फॉलोअप किया हमने, तो पूना में एट लास्ट हमें। भारतीय सेना में JCO पद पर तैनात धर्मेंद्र गंगवार का पार्थिव शरीर आज उनके आवास पर पहुंचते ही परिवार में कोहराम मच गया। 4 दिन बाद धर्मेंद्र का पार्थिव शरीर उसके आवास पहुंचा, जहां शव को देखते ही मां और बहन बेहोश हो गए। सेना के जवान धर्मेंद्र गंगवार का शुक्रवार रात लेह में ड्यूटी के दौरान हृदय गति रुकने से निधन हो गया था। सेना का जवान का सैनिक सम्मान के साथ उनके पार्थिव शरीर को लेकर के उनके आवास पहुंचे, जहां उसके बड़े बेटे आर्यन ने भी दुख व्यक्त किया। इस दौरान पूरे क्षेत्र में शोक की लहर व्याप्त हुई। हमारे भारतीय सेना के नायब सूबेदार श्री धर्मेंद्र सिंह गंगवार का लेह गैरिजन में उनका स्वर्गवास हुआ है। उनका हृदय गति रुक जाने के कारण स्वर्गवास हुआ है। आज हम यहाँ पर सब जो है उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए थे, जिसमें हमारे स्टेशन हल्द्वानी की तरफ से आडम कमांडेंट कर्नल रस्तोगी, जिला सैनिक कल्याण की तरफ से मैं उनके यहाँ पर पहुँचा हूँ। साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी और हमारे रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट की तरफ से, साथ में हमारे महामहिम राज्यपाल श्री गुरमीत सिंह की तरफ से उनको पुष्प चक्र भेंट किए गए और साथ में आर्मी कमांडर सेंट्रल कमांड की तरफ से उनको पुष्प चक्र भेंट किए गए हैं। मैं दिवंगत आत्मा की शांति के लिए भगवान से प्रार्थना करता हूं। साथ ही शोक संतप्त परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करता हूं। भारत सरकार की तरफ से जो भी उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए उनको मिलेंगी और उनको स्पेशल पेंशन यहाँ पर उनको दी जाएगी और उनको बैटल कैजुअल्टी डिक्लेयर किया गया है और हम उनके परिवार के प्रति और उनके बच्चों की देखभाल के लिए जिला सैनिक कल्याण हमेशा तत्पर है। उनको जो भी सुविधाएं हैं उनको दी जाएंगी। बहुत वास्तव में कष्ट का विषय है, उस परिवार पे बहुत बड़ा पहाड़ टूटा है, लेकिन चूँकि एक फौजी हैं, देशभक्ति में लगे रहते हैं। आज लाल कुआं का जन जन उनके लिए भारतीय सेना जिंदाबाद और धर्मेंद्र अमर रहे के नारे लगा रहे थे, तो इस धरती को भी पवित्र किया है और वहाँ शमशान भूमि को भी पवित्र किया है। हम सब सौभाग्यशाली हैं कि धर्मेंद्र ने इस देश की रक्षा सुरक्षा करते हुए और लद्दाख जैसे एक इंटीरियर क्षेत्र में अपने आप को देश के लिए समर्पित किया है, अपने गंतव्य को गए हैं। हम सब उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि वो अपने चरणों में स्थान दे, उस परिवार को ये कष्ट सहन करने की शक्ति दे और हम सब लाल कुआं के एक व्यक्ति उस परिवार के साथ। प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में हो रहे बारिश ने जहां जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि इस भारी बारिश को लेकर के सभी जिला प्रशासन को अलग मोड पर रखा गया है और साथ ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रभारी मंत्री अपने अपने जनपदों की निगरानी कर रहे हैं और खुद उनके द्वारा भी इस आपदा की घड़ी में पूरी मॉनिटरिंग करने का काम किया जा रहा है, जिससे जनता को राहत और बचाव कार्य में देरी न हो सके। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य के लिए मानसून सीजन हमेशा ही आपदाओं भरा रहता है, ऐसे में सरकार पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है और कोशिश यही है कि आम जनता को परेशानियां कम से कम हो। चूँकि ये समस्या हमारे लिए प्रत्येक वर्ष की समस्या है, बहुत बड़ी चुनौती भी है और लेकिन हमने अपने स्तर पर सभी जगह अलर्ट पहले से ही जारी किए हुए हैं। लगातार हमारे जो आपदा प्रबंधन के अधिकारीगण हैं, जिलों के अधिकारीगण हैं, शासन के आला अधिकारी हैं और मैं स्वयं इसकी लगातार मॉनिटरिंग कर रहा हूँ। हमारे सभी विधायकगण भी अपने अपने क्षेत्रों में लगे हुए हैं। माननीय मंत्रीगण जो प्रभारी जिलों के हैं वो भी अपने प्रभारी जिलों का वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से या व्यक्तिगत रूप से जैसे भी है लगातार मॉनिटरिंग हम लोग कर रहे हैं कि कोई भी अगर घटना कहीं पर घटित होती है तो तत्काल जो है हमारे सभी विभाग के अधिकारीगण, हमारे जो सक्षम लोग हैं
वो उन स्थानों पर पहुँचे जहाँ रास्ते बंद हो रहे हैं, तो रास्तों को खोलने के लिए भी पहले से ही जेसीबी है, अन्य चीज़ें हैं, उनको सबको हमने। राजधानी देहरादून में रेसकोर्स स्थित पुलिस लाइन में राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी अन्यंत्र छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। इस दौरान खेल मंत्री उत्तराखंड रेखा आर्या और साथ ही विधायक विनोद चमोली भी मौजूद रहे। वहीं मुख्यमंत्री के समक्ष महाराष्ट्र का राजकीय खेल मलकम का भी प्रदर्शन किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि खेल दिवस के अवसर पर मेजर ध्यानचंद जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन्होंने भारत का नाम विश्व में रोशन किया और ध्यानचंद का समय हॉकी का स्वर्णिम समय था। वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी अन्यन योजना के तहत खिलाड़ियों को प्रतिमाह 1500 रुपए का प्रोत्साहन राशि भी दिया जाएगा। नई खेल नीति के तहत अब खिलाड़ियों के आने जाने और रहने की व्यवस्था भी की जाएगी। इसके साथ ही वेलकम को भी नई खेल नीति के तहत शामिल किया जाएगा। सीएम धामी ने कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री उदीयमान योजना के तहत खेल में बेहतर प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों का भी सम्मान किया। हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का जन्मदिवस है और इसी जन्मदिवस को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में हम सब लोग सेलिब्रेट करते हैं। मैं मानती हूं कि आज जो है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना और खेल छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ होने जा रहा है और यह अपने आप में एक कोशिश है कि अपनी खेल प्रतिभाओं को बिल्कुल ब्लॉक स्तर से न्याय पंचायत स्तर से प्रतिभाओं को परीक्षण करना, उनको अवसर देना, साधन संसाधन देना और खेल छात्रवृत्ति उनको देते हुए उनको जब कभी फुटबॉल खरीदना हो, हॉकी खरीदना हो या बैडमिंटन खरीदना हो या अन्य साधन संसाधन खरीदने हो तो वो किसी और के आगे वो हाथ ना फैलाएं। तो उस और प्रोत्साहित करने के परिप्रेक्ष्य में एक धनराशि 1500 रुपए की 8 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को आज से जो है वह प्रारंभ की जाएगी। मुख्यमंत्री उन्नयन योजना निश्चित रूप से जो हमारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके अंदर प्रतिभाएं हैं, योग्यताएं हैं, क्षमताएं हैं, उन सभी को आगे लाने के लिए एक साकार रूप लेगी और सभी की सहायता के लिए, उनके प्रोत्साहन के लिए ये योजना हमारे खिलाड़ियों का जहां उत्साहवर्धन करेगी, वहीं खिलाड़ियों को उनकी प्रतिभा का प्रदर्शन करने के लिए आगे आने के लिए भी प्रेरित करेगी। मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज मुझे खेल मंत्री रेखा आर्या मैम से प्राइज मिला है। इसका श्रेय किसे दोगे? कितनी मेहनत करी थी? हमने इतनी मेहनत की थी। पहले हमने स्कूल में हम फर्स्ट आए थे, उसके बाद हम SGRR गए थे, उसमें भी हमने बहुत मेहनत की थी, फिर उसमें भी हम फर्स्ट आए थे। प्लेट ग्राउंड में भी हमने बहुत मेहनत की थी। 12 को उसमें भी हमने मेहनत की थी, उसमें भी हम पास हुए। फिर हम 17 को हमने उसके लिए मेहनत की थी और हम उसमें भी सेलेक्ट होकर आज हम यहाँ पर हमको प्राइज मिल रहा है। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद। आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर CV रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर।